तो ये आपका मार्कर है लेफ्ट पे, जिस पे आप चाहते हैं कि कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट प्लेस हो, और ये मार्कर आपने टेबल पे जाके रख दिया है यूँ। अच्छा, अब आप अपना कैमरा लेकर आए हैं और आपने तस्वीर खींची है, तो तस्वीर आप कहीं यहाँ से खड़े होकर खींच रहे थे, तो इस तरह की कोई तस्वीर बनी है आपके पास, और इस तस्वीर में ये किताब पड़ेगी। अब हम चाहते हैं कि ऐसा लगे कि इस टेबल पे ना कोई मग पड़ा हुआ है, लेट्स से। ये वाला मग आपको हम चाहते हैं कि ऐसे लगे कि पड़ा हुआ है नहीं वहाँ पे। तो मैं रब कर देता हूँ ग्रीन वाले पे, ये है नहीं सीन के अंदर। तो सीन में जो बाकी चीज़ें हैं, लेट से यहाँ पे अगर कोई एक और चीज़ पड़ी हुई है, लेट से प्लेट पड़ी हुई है, वो प्लेट तो आपको नज़र आएगी। तो अगर, अच्छा हाँ, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ़ यू वांट दैट दिस प्लेट इज़ नॉट विजिबल, तो this is an also an exciting area of work which is called diminished reality, कि कोई चीज़ है और हम ना दिखाना चाहें। ये काम थोड़ा मुश्किल है डिमिनिश्ड रियलिटी वाला एज कम्पेयर टू ऑगमेंटेड रियलिटी। डिमिनिश्ड रियलिटी में ये होता है कि आपने एक चीज़ को गायब करना है ना, तो पीछे एक होल रह जाएगा तस्वीर में। अब उस होल को भरना कैसे है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट। अगर ये प्लेट इधर कोने में पड़ी होती ना टेबल के, तो बड़ा मुश्किल हो जाता कि अगर आप इस होल को, इसमें होल बना देता हूँ, इसको आपने होल इधर तस्वीर में एक होल बना दिया, कुछ पता नहीं चल रहा अब इसको कैसे फिल करना है। तो ये डिमिनिश्ड रियलिटी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अचीव प्राइवेसी। कुछ चीज़ें आप छुपाना चाहते हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं। तो एनीवेज, दिस इज़ फॉर सम अदर डे, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये ग्रीन जो मग है ये नज़र आते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास दो तस्वीरें हैं बेसिकली। एक तस्वीर ये वाली है जो आपके पास आपने पहले से लेके रखी हुई थी मार्कर की, और एक ये जो अभी आपने सीन में कैप्चर की है। ये दो तस्वीरें हैं आपके पास। तो अगर आप इन दोनों तस्वीरों में फ़ीचर मैचिंग करने की कोशिश करेंगे ना इन दोनों तस्वीरों में, तो ये जो बुक के फीचर्स होंगे ये कहीं मैच होंगे जाके इधर। हो सकता है कुछ गलत मैचेस भी हो जाएं कि ये वाला फीचर कहीं इमेज के इधर मैच हो जाए जाके, दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन काफ़ी सारे मैचेस इस मार्कर के इस किताब पे होंगे, और ग्रीन मग तो है ही नहीं ना, तो ऐसे नहीं हो सकता कि ये रेड पॉइंट्स नज़र ना आए। तो अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसके N1 फीचर से पहले वाले इमेज में और इसके N2 फीचर से आपने इन सब के दरमियान ऑटोमेटिक मैचिंग की, और आपके पास लेट्स से N3 फीचर्स बच गए। लेट्स से अगर ये 100 थे और ये 150 थे, और आपने मैचिंग की, तो टोटल 50 मैच हुए। ठीक है, तो मैचिंग के बाद 50 हो गया, और उसके बाद आपने एज मैट्रिक्स और रैनसैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। तो एज मैट्रिक्स और रैनसैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, एंड यू आर लेफ्ट विद 25 मैचेस। और ये जो 25 मैचेस हैं, इनमें ये ब्लू वाला मैच नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर एक बात समझ नहीं आई सर, सॉरी सर, अगर आप रिपीट कर दें सर। थैंक यू। बस आपने दो इमेजेस के दरमियान फीचर मैचिंग की है, तो एक इमेज में तो ये मार्कर ही है, तो इसी के फीचर मैच होंगे इमेज में। कुछ गलत भी मैच हो सकते हैं, तो
ये मार्कर भी एक प्लेन है और ये किताब के ऊपर जो ये जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ मार्कर है ये वही मार्कर है, तो ये भी प्लेन है, तो इन दोनों के दरमियान एक एज मैट्रिक्स होगी। तो आपके पास एक एज मैट्रिक्स आ गई है और 25 इनलायर्स आ गए हैं जिनमें आउटलायर नहीं, अभी सारे पॉइंट ना इधर ही मैच हो गए हैं जाके। तो एज मैट्रिक्स है आपके पास। नाउ व्हाट यस इज एनी क्वेश्चन सो फार? सर, ये जो एच मैट्रिक्स है सर, ये अब खाली इस जो टेबल के ऊपर जो किताब का जो टिल्टेड पड़ा हुआ है इस प्लेन तक ही वैलिड है ना सर? हाँ जी, क्योंकि एज मैट्रिक्स ना एक प्लेन पे एप्लीकेबल होती है, तो हो सकता है कि ये मार्कर इस टेबल पे पड़ा हुआ है तो ये टेबल और ये मार्कर एक ही प्लेन बन रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इस किताब के बाहर कुछ लिखूँ ना, लेट्स से नास्ट, और यहाँ सीक्स लिख दूँ, तो हो सकता है कि वो सीक्स यहाँ पे भी सही लिखा जाए। लेकिन अभी हमारा एम यही है कि अगर हम इस मार्कर पे कोई पॉइंट क्लिक करें ना, तो एग्जैक्टली वही पॉइंट हमें पता चल जाए अपने इमेज के अंदर। अभी एम यही है हमारे पास। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन पिंक कर देता हूँ ना इस मार्कर का, तो मुझे पता है कि हमने अपनी एक्चुअल पिक्चर में कौन सा जो है एरिया पिंक करना है। मैंने इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, बहुत क्लटर्ड हो गया। अगर मैंने ये टॉप राइट एरिया पिंक किया है ना, तो आई नो कि इधर भी मुझे कौन से पिक्सल्स को पिंक करना है। और फिर आप इमेजिन करें कि आपका कैमरा मूव कर गया और अब आपने यहाँ से तस्वीर खींची है, तो दोबारा ये प्रोसेस होगा और दोबारा आपको पता चल जाएगा कि टेबल पे ये मार्कर किधर पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे भी आप उसी नए जो पिक्सल्स आपने पता चलाए हैं उनको पिंक कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअली दिस बुक इज पिंक फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर। तो इट गिव्स द फीलिंग ऑफ दैट रियलिटी, जो कि एक्चुअल में है नहीं। तो इसी तरह आप अगर कैमरा मूव करता जा रहा है आपका, तो आप हर दफ़ा नए इमेज के साथ इस मार्कर को मैच करते हैं एंड यू कम अप विद द एज मैट्रिक्स, और फिर उसको यूज़ करके आप अपने नए वाले इमेज में बता सकते हैं कि किन पिक्सल्स को मैंने पिंक करना है। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। नो सर। अच्छा, तो अब जो चैलेंज है ना वो ये है कि ये जो हमने मग प्लेस करना है, इसमें मग का जो बॉटम है दैट इज ऑन द प्लेन। मतलब अगर मैं ये वाले पिक्सल्स पिंक ग्रीन करता हूँ ना, तो मुझे पता है इन इमेजेस में मैंने कौन से पिक्सल्स को ग्रीन करना है, क्योंकि ये मग का जो बेस है दैट इज लाइंग ऑन दिस प्लेन। अब जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि ये जो आउट ऑफ द प्लेन चीज़ है, क्योंकि 3D चीज़ मैंने कोई दिखानी है अपने इमेज के अंदर। फर्ज करें ये वाला पॉइंट है, या इस मग को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता, पता नहीं टॉप व्यू से कैसा लगेगा ये मग। लेट्स से ये जो हैंडल पे पॉइंट है ये वाला, ये हैंडल पे जो पॉइंट है इसको मैंने लेट्स से ग्रीन करना है, तो इस इमेज में वो कौन सा पिक्सल है जिसको मैंने ग्रीन करना है, आप बता सकते हैं? सर, ये आपका वो कर्सर नजर नहीं आ रहा सर, कि आप कहाँ पर आ रहे हैं? ये मेरा मग बना हुआ नजर आ रहा है आपको टेबल पे और मार्कर के ऊपर? यस सर, ये जो सबसे लेफ्ट मोस्ट इमेज है ना सर? जी, इस पे ग्रीन वाला आपको कोई चीज़ पड़ी हुई नजर आ रही है मार्कर? ये मैंने मग Yes, ड्रॉ की है। सही, मतलब ये हमें सर, ये तो पोस्टर है ना सर, ये तो मोटोनेस्ट वाला। हाँ जी, इस और पोस्टर के इसके ऊपर ऊपर सर
इमेजिनरी मग प्लेस किया है मैंने इसके ऊपर। जैसे सर ये हमारी तरफ आउट ऑफ द स्क्रीन है, ये है ही ऐसा सर टेढ़ा सा। हाँ, इट्स इज आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक हो गया सर। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मग का हैंडल है ना, उस वो मतलब अगर ये एक्चुअल मग होता तो ये पॉइंट होता यहाँ पे। तो अगर एक्चुअल मग 3D होता तो मुझे पता होता कि मैंने ये वाला पिक्सल एक्चुअल मग अगर मेरे पास होता ना, ये मग का इमेज में ये वाला पिक्सल मैंने ग्रे करना है। तो अब जो जो चीज़ें इस प्लेन से बाहर हैं उसका मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा पिक्सल जो है ना वो कलर करना है इन डिफरेंट इमेजेस में। कैसे करेंगे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व? आप ये देखें, आपके पास एक एज मैट्रिक्स है। एज मैट्रिक्स ओनली अप्लाइज ऑन द प्लेन, नॉट थिंग्स आउटसाइड द प्लेन। यस सर, अगर हम सर इस प्लेन में ऑफसेट लगा दें, मतलब कि इसको सर वो एक्सट्रूड कर दें सर, मतलब कि जो टेबल के ऊपर जो ये चकोर एज पड़ा है सर, इसको ऊपर की तरफ पूरा ले जाए, तो वो हर जी के हर स्टेप्स पे वो एप्लीकेबल होगा ना सर, अगर हम जी में कोई चेंज करें एच मैट्रिक्स। असल में आप जो बात कर रहे हैं ना, मतलब आपके पास, आप इस प्लेन को अगर ऊपर ले भी जाएंगे तो आपके पास ये 3D तो है नहीं ना। आपके पास है सिर्फ ये दो इमेजेस, लेफ्ट वाला इमेज और ये, आपके पास सिर्फ 2D इमेजेस हैं। तो मतलब आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये ग्रीन मार्क लेफ्ट इमेज के ऊपर प्लेस कर भी देता हूँ, अगर मैं कर भी देता हूँ तो व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन? एच मैट्रिक्स इस पॉइंट पे कैसे अप्लाई होगा? एच मैट्रिक्स तो 2D पॉइंट के ऊपर अप्लाई होता है ना, ये तो कोई 3D पॉइंट होगा। सर कैन यू रिपीट प्लीज? जी, असल में चले मैं दोबारा प्रॉब्लम को रीफेस करता हूँ ना। एक्चुअल में यहाँ पे एक 3D पॉइंट है, फर्ज करें एक्चुअल में ये मग नज़र आ रहा है आपको। अगर आपने यस इस 3D पॉइंट को इस इमेज में व्यू करना है तो आपको क्या चीज़ चाहिए? तो मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये बहुत क्लटर्ड हो गया मेरा कैनवस। ये मार्कर पड़ा है आपका, और लेट्स से ये मग भी पड़ा है। ये इमेजिनरी है। टेबल नजर आ रही है। और ये रेड वाला पॉइंट, अगर आपने ये रेड वाला पॉइंट इस इमेज में प्रोजेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए? रेड पॉइंट इज अ 3D पॉइंट। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे इस इमेज का कोई पिक्सल बता दें जिसको मैंने रेड करना है, तो क्या चाहिए आपको? एच मैट्रिक्स। एच से तो नहीं होगा ये वहाँ, ये तो 3D पॉइंट है। अगर मैं आपको कहता ना कि इस मार्कर के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो मुझे बताएं इमेज में क्या है, फिर आप मुझे कहते कि जो एज मैट्रिक्स कैलकुलेट की है ना वो यूज़ कर लें। सर अब ये हमारे पास, यस
तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप लोगों को पता है आपको क्या चाहिए। पहले आप मेरे से पूछेंगे कि ये जो रेड पॉइंट है ना ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। इसका लेट्स से ये मग के किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और फिर आप मेरे से पूछेंगे कि अच्छा मुझे ज़रा ये जो कैमरा का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो मग का कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके दरमियान जो है ना आर और टी बताएं। जब मैं आपको आर और टी बता दूंगा तो आप मुझसे कहेंगे अच्छा मुझे इस मैट्रिक्स इस कैमरे की के मैट्रिक्स बताएं, ये जिससे तस्वीर खींची है। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये रेड पॉइंट इस इमेज में कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो एज मैट्रिक्स हमारी हेल्प कर रही थी सिर्फ 2D से 2D मैपिंग पे। 3D से 2D मैपिंग के लिए हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। हमारे पास है क्या और हमने सॉल्व क्या करना है? हमारे पास है एज मैट्रिक्स और हमने सॉल्व करना है फॉर ए आर और टी। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ये बहुत सिंपल है अभी। देखिए आपका जो इमेजिनरी 3D चीज़ है जो आपने रखनी है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइंड है ना, आपने उसकी ज्योमेट्री बनाई हुई है कि इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, मग के टॉप के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, मग के हैंडल के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, मग की बेस के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वो किसी 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 रेफरेंस के मुताबिक होंगे ना। फिर अब आप उसको इस तस्वीर में लेके जाना चाहते हैं तो आपको उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इस कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेशन और ट्रांसलेशन पता हो और कैमरे की इंटरनल मैट्रिक्स पता हो तो आप बता सकते हैं कि ये 3D पॉइंट इमेज के किस पिक्सल पे प्रोजेक्ट होगा। तो जब आपको पिक्सल पता चल जाए आप उसको जाके वो वाला कलर करते हैं जो मग का कलर है। तो बेसिकली आप ना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो लेफ्ट साइड पे आपको एक मार्कर नज़र आ रहा है और राइट साइड पे एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें मार्कर है, और आपने इन दोनों के दरमियान होमोग्राफी फाइंड आउट कर ली है। होमोग्राफी पता चलाने के बाद वी नीड टू डू समथिंग एल्स विद दिस होमोग्राफी, और फिर वी कैन प्रोजेक्ट समथिंग ऑन टू समथिंग इमेजिनरी ऑन टू आर इमेज। ये जो वुल्फ आपको नज़र आ रहा है लास्ट स्टेप में, तो इसकी समरी अभी तक की ये है कि होमोग्राफी अलोन इज़ नॉट इनफ because the imaginary item placed on your marker is a 3D thing and homography does not apply to anything outside this plane. So we need to find out the unknowns. ये देखिए फीचर डिटेक्ट होते हैं दोनों इमेजेस में। इधर और भी फीचर डिटेक्ट होना चाहिए थे, इसकी शर्ट पे और हाथ पे। मे बी इज नॉट शोइंग दैम। फिर फीचर मैचिंग होती है और एज मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाती है, और एज मैट्रिक्स के बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो अब आपको इस स्लाइड के टॉप पे जो फिगर नज़र आ रही है ना वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ये आपका मार्कर है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट से इस मार्कर लेफ्ट साइड पे जो मार्कर है इसके ऊपर आपने कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। तो हम ये कहते हैं कि वो जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है ना उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम यही है जो इस मार्कर का कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस मार्कर का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और फिर जब इस मार्कर की तस्वीर खींची है तो जो कैमरा है एक उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे।
सर ये या जो ऑगमेंटेड रियलिटी से जो भी चीज़ें आप मतलब प्लेस करते हैं, जैसे वो आईफोन में भी होता है इस तरह एआर जिनका फीचर होता है, वो जो चीज़ें प्लेस करते हैं, सर इसका वैसे मतलब प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा होता है? एप्लीकेशंस क्या होती हैं सर इसकी? आप थे नहीं मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर में, मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बताई थी आपको। सर वो आपने ये ये सर आपने वो बताया था डॉक्टर वाला कि डॉक्टर उस दर मतलब पेशेंट को देखते हुए ऑपरेट करेगा, बट सर वो 100% इम्प्लीमेंट सर कैसे होगा, क्योंकि एआर से जो भी चीज़ प्लेस करते हैं वो 100% तो नहीं ना सही तरह प्लेस होती। क्यों नहीं प्लेस होगी 100%? अगर सारे अननोन आपको पता है तो फिर क्यों नहीं प्लेस होगी 100%? सर मेरा मेरा मतलब है सर, अगर आपने किसी सपोज किसी ह्यूमन रियल टाइम में किसी ह्यूमन की उसमें फेस पे ऐनक लगानी है, तो अगर आप बहुत अच्छी भी करके लगा देंगे फिर पता तो चलेगा कि ये आर्टिफिशियल टाइप हुई हुई है। 100% तो वो रियल वाली वो नहीं होगी ना। अभी हमारा एम ये है कि हम सही जगह पे चीज़ पेस्ट कर दें। आपका जो क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड है कि वो ऐनक असल लगती है कि नहीं। एक दफ़ा हम उसे सही जगह पे रख लेना तो वी कैन प्ले विद सम थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, कि हम ऐसे पिक्सल्स को ऐसा कलर करें कि वो लगे असल। ठीक है, तो वो जो रियलिज्म वाली दुनिया है ना, कि दैट इज़ पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग कैसे रियलिस्टिक डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप वीडियो गेम्स अगर खेलते हैं ना तो आप देखेंगे कि 90s में जो वीडियो गेम्स होंगी वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल होंगी, लेकिन अब जो 2020 में आपको वीडियो गेम्स नज़र आती हैं, जिस तरह एक थी रेड डेड रिडेम्पशन। अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं और मैं आपसे पूछूं ना कि ये तस्वीर एक असल दुनिया में खींची गई है या किसी गेमिंग वर्ल्ड में से, तो आप नहीं बता पाएंगे। यस सर, वो तो काफ़ी अच्छी गेम थी उसमें तो मतलब अगर स्नो में आपका घोड़ा चलता है तो घोड़े की भी फुटप्रिंट नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है वो एक और थ्योरी है कंप्यूटर ग्राफिक्स की। अभी हमारा एम ये है कि हम सही जगह पे चीज़ को रखते हैं, फिर वो ग्राफिक्स वाले आके हमें कलर कर देंगे उस चीज़ को। सही हो गया सर। ठीक है, तो अब हमारा एम ये है कि एक इस मार्कर का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको लेट से वर्ल्ड कह देते हैं, और एक जो तस्वीर खींची है कैमरा का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मार्कर से इमेज के दरमियान मैचिंग करेंगे तो एक एज मैट्रिक्स कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर मार्कर के ऊपर कोई 3D चीज़ आ जाएगी तो उसको इमेज में प्रोजेक्ट करने के लिए इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के दरमियान आपको रोटेशन और ट्रांसलेशन पता चलानी पड़ेगी। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। अच्छा, तो लेट से मैंने एक बुक पे ना एक ब्लैक पॉइंट प्लेस किया है राइट नेक्स्ट टू एम। इसके जो 3D कोऑर्डिनेट्स हैं अकॉर्डिंग टू मार्कर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या होंगे? कैन यू गेस? सर z की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी y की। तो ये देखना p ऊपर लिखा हुआ है विद जीरो, और जब आप इमेज में वो पॉइंट एक पिक्सल होगा उसको हम u और v कह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्रॉम दिस p we need to calculate u and v. So for this point we can use the H matrix because this point is lying on the plane. Do you agree? If I multiply सर जो it, हम सर जो हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे सर हमारे जो 2D इमेज में, तो हम उस प्लेस्ड इमेज का सिर्फ प्रोजेक्शन देख रहे होंगे ना अपने अपनी उस पे, मतलब जैसे ये पोस्टर पे। अभी पोस्टर पे हमने कुछ रखा नहीं है, पोस्टर पे मैं रख देता हूँ चीज़। इसी पोस्टर पे मैं कुछ रख दूँ। Insert image.
अच्छा अब ठीक है, नाउ यू आर हैप्पी। यस सर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तस्वीर में भी ऐसा ही लगे कि इस किताब के ऊपर एक मग पड़ा हुआ है जो आपने खींची है। तो इस मग को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो अगर इस प्लेन के ऊपर मग का बेस था ना, तो मग का बेस तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि तस्वीर में कहाँ पे होगा, क्योंकि मग का बेस का Z0 है। वो सारे पॉइंट्स जिनमें Z0 है, दे लाई ऑन द मार्कर, and for them the H matrix that we calculated is applicable. I can multiply P, I can take P, वो सिर्फ एक्स वाई होगा उसका कोऑर्डिनेट, और उसको मैं एज से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले एक्स, जिस जिस तरह किसी भी इमेज में आप क्लिक करते हैं, मैं इस एम के साथ वाले पॉइंट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक एक्स और वाई आ जाएगा। इसको मैं होमोजीनियस बनाऊँगा, एज से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यू आ जाएगा, और वो यू जो है वो मैं इस इमेज प्लेन के रेफरेंस से मैं बता सकता हूँ कि यू का मतलब कॉलम्स है और बी का मतलब रोज है, तो आई कैन फिगर आउट विच पिक्सल आई नीड टू शो दी बेस ऑफ द मग। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई ऐसा पॉइंट आएगा जो मग के हैंडल पे है या मग के टॉप पे है, तो दैट point the H matrix is not applicable, so I don't know which pixel in the image I have to change. चलें, तो ये हमने देख लिया। मैं जल्दी से मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। We will try to figure out the value of rotation and translation using the H matrix. H matrix का काम था एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे मैप करना। R और T आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप 3D को 2D पे मैप कर सकते हैं। तो ये राइट साइड पे बॉटम पे आपको एक इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। इसमें सिंबल्स डिफरेंट हैं बट वी नो व्हाट दे मीन। अगर ये जो पॉइंट P है, इसको मैं 3D पॉइंट कंसिडर करता हूँ, और मैं, तो ये मैंने ये P जो है ना लिख दिया राइट साइड पे, एक्स वाई 0 और 1। ये 1 क्यों लिखा है हमने साथ इसके पॉइंट P के? सर होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन। सर होमोग्राफी सर। हाँ, होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन, होमोग्राफी इज डिफरेंट। यस तो यस इसको आर और टी, मतलब इसको रोटेट और ट्रांसलेट करना है, तो आर इज़ 3x3 एंड टी इज़ 3x1, और फिर ए का मतलब है बेसिकली जिसको हम मैट्रिक्स के कहते हैं, इंट्रिंसिक वाली, तो उसको इधर हमने सिंबल ए यूज़ कर लिया। इट इज़ 3x3। इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस थिंग देन यू विल गेट दिस 2D पॉइंट। ठीक है, तो आर यू हैप्पी विद दिस इक्वेशन? अगर आपके पास आर टी और ए हो तो आप बता सकते हैं कि किस पिक्सल को आपने जाके एडिट करना है। यस सर। अब होगा ये कि ये जो आर मैट्रिक्स है ना, इसकी 3 कॉलम्स हैं, R1 R2 R3, और हर कॉलम जो है ना इट इज़ 3x1। इस आर को ना हमने इसके तीनों कॉलम्स को लिख दिया है यहाँ पे। दीज आर नॉट 3 मैट्रिसेस, दीज आर 3 कॉलम्स। तो नाउ I want you to do one calculation for me quickly. क्विज हो सकता था आज, कितने लोग हैं? कम ही है, अभी भी क्विज हो सकता है। ये सर ज्यादा हो गए सर। तो चलेंगे इधर जल्दी से कैलकुलेशन करें। अलीना, मैंने जाना बता रहा, अगर तुम्हें पैसे देने हैं तो दे दो।
तो यही जवाब आता है जो मैंने लिखा था। यस सर यही आता। अच्छा, तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये होता है कि इट इज़ जस्ट अ वेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये जब आपने पढ़ा होगा ना लीनियर अलजेब्रा तो आपको बताया होगा उन्होंने। फिर हमें वो सारी कैलकुलेशन नहीं करनी होती जो हम आमतौर पे करते हैं, मतलब आसान हो जाती है। हर कॉलम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से वेट करके जमा कर देना होता है। तो ये आप करेंगे ना तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली ज़ीरो का मतलब ये है कि जो कॉलम है ना उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो ज़ीरो है इसका मतलब ये इसने दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई होना था, तो वो उस कॉलम को आप अगर कहीं पे ज़ीरो आ रहा है तो उस कॉलम को आप छोड़ ही दें कैलकुलेशन। तो ये आपने अगर नहीं ट्राई किया ना तो ये वही रिजल्ट वही आएगा जो आप नॉर्मल मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। ट्राई कर लीजिएगा खुद। तो नाउ लुक एट द इक्वेशन ऑन द बॉटम राइट। इसमें एक ज़ीरो है, इस ज़ीरो का इफेक्ट किस कॉलम पे होगा? वी कैन ड्रॉप दैट कॉलम R3 सर पे। R3 पे। R3 पे। तो वो हमने R3 निकाल दी, नीचे देखें तो ज़ीरो भी निकाल दिया। तो अब एक होमोजीनियस पॉइंट, एक 2D होमोजीनियस पॉइंट एक 2D होमोजीनियस पॉइंट पे मैप हो रहा है XY1। R1 का साइज़ है 3x1, R2 का साइज़ है 3x1 और D का साइज़ है 3x1। तो ये जो ब्रैकेट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस मैट्रिक्स का क्या साइज़ है? 3x3 सर। और ये जो मैट्रिक्स A है इसका क्या साइज़ है? 3x3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइज़ है? 3x3। अच्छा, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो इस XY1 को इमेज के पिक्सल पे मैप कर देता है, वो भी 3x3 है। So that is why these two equations we can say that they should be equal. ये जो R1, R2 और D वाली इक्वेशन है, it is equal to this H matrix. ये do you agree with this equality? यस। अच्छा, बेसिकली अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें राइट हैंड साइड में कुछ हमें पता है और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें हमने पता चलानी है। एक्सक्यूज मी सर, सर जो ये H मैट्रिक्स है ये होमोग्राफी वाली मैट्रिक्स है। जी अच्छा सर, तो देखें जो होमोग्राफी वाली मैट्रिक्स है उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन के कोफिशिएंट्स तो होते हैं, तो लाइक ट्रांसलेशन के टी एक्स और टी वाई और रोटेशन के लिए थीटा और वो दूसरा एंगल होता है। तो सर ये इंट्रिंसिक वाली मैट्रिक्स को होमोग्राफी पे कैसे मैप किया है सर आपने? देखें, अब ये होमोग्राफी को आप भूल जाएं। हमने कहा है कि XY1 को जब R1, R2, RT से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें वो बता देगा वो वाला पिक्सल जो इमेज में एडिट करना है। ठीक है सर। तो एज भी यही काम करता है ना, जी सर। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। सही हो गया। तो ये ज़ीरो वाली सिंप्लीफिकेशन से ना हमारी कुछ वी वी हैव अ लीड हाउ टू प्रोग्रेस। तो तो ये राइट साइड पे हमने लिख लिया कि एज मस्ट बी इक्वल टू R1, R2 और D। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम 3x3 मैट्रिक्स से R भी निकाल लें, T भी निकाल लें और K की वैल्यूज़ भी निकाल लें, क्योंकि R की में 3 अननोन होते हैं, T में भी 3 अननोन होते हैं और K में भी 3 अननोन होते हैं। तो 9 अननोन है और हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो इट लुक्स लाइक इट कैन हैपन, बट
लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज। अच्छा, तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो फिर किसी तरह भी हम कर लेंगे इसको सॉल्व, तो आपके पास आर टी और के तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो फिर इस इमेजिनरी, इस एक्चुअल मार्कर के ऊपर जो आपने इमेजिनरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो बेसिकली आपके पास मार्कर का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और आपके पास मार्कर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान रिलेशनशिप आ गया। तो अब आप इस मार्कर के ऊपर कोई भी चीज़ रखेंगे ना, तो वो यू कैन टेल वेयर यू नीड टू प्रोजेक्ट इन द इमेज। जिस तरह ये टॉप राइट पे आपको नज़र आ रहा है, इसने एक वुल्फ प्लेस किया हुआ है imaginary on top of the black marker। ठीक है, तो कैन यू सॉल्व दिस थिंग? ये जो इक्वेशन लिखी हुई है बॉटम राइट पे, अच्छा मुझे बताएं, जिस कैमरे में आप चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसका के पता होता है आपको? उसके इंट्रिंसिक वैल्यूज पता होती हैं आपको? सर निकाल सकते हैं ना सर, वो जो हमने पहले। हाँ, वो हम निकाल सकते हैं कैमरा कैलिब्रेशन करके। तो इसका मतलब है ए हमें पता है, यस सर। तो ए को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सर ये कैमरा कैलिब्रेशन हुई ना सर, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था सर, वो जिसमें फोकल लेंथ है वो सारी चीजें। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। तो ए को दूसरी साइड पे ले जाएं, ए पता है आपको, तो फिर कितने अननोन रह गए? सर 9 सर। नहीं, फिर कैसे 9 रह गए? सर 6 रह गए। मैक्सिमम 6 ही हो सकते हैं ना, 3 रोटेशन मैट्रिक्स के लिए चाहिए और 3 ट्रांसलेशन के लिए चाहिए। सर तो R1 और R2 सर 3x1 नहीं था? लेकिन हमें ये भी पता है ना कि दिस इज द कॉलम ऑफ अ रोटेशन मैट्रिक्स। तो अगर रोटेशन मैट्रिक्स की हमें एक कॉलम पता चल जाए, वो साइन थीटा कॉस थीटा, तो फिर हमें पता होता है कि दूसरी कॉलम में वो कॉस थीटा साइन थीटा करके कुछ होगा। मतलब दूसरी कॉलम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पहली कॉलम। यस सर। तो रोटेशन मैट्रिक्स में होती तो 9 वैल्यूज है ना, लेकिन अननोन तो 3 ही होते हैं। तो ए को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। हम ए को दूसरी साइड पे ले गए हैं, और ये जो ए इनवर्स एच है ना, उसको हमने कहना शुरू कर दिया है इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स। उसकी पहली कॉलम G1, दूसरी कॉलम G2 और तीसरी कॉलम G3। अच्छा, कैन आई से दैट G1 इज इक्वल टू R1, G2 इज इक्वल्स टू R2 एंड G3 इज इक्वल्स टू T? क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर। आई डोंट नो, थोड़ा मसला है। देखें, मसला ये है कि ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है ना, इसकी कुछ शर्तें पूरी करनी है आपने। रोटेशन मैट्रिक्स जो हमने पढ़ी थी ना, वो हमने उसमें कुछ रोटेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती थी कि उसका ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स होता है। याद है आपको? इसका मतलब है R1 और R2 में ना कुछ शर्तें हैं, मतलब कोई कोई भी दो दो वेक्टर्स R1 और R2 नहीं हो सकते। तो यार, you cannot say this। ओके, और अगर हमें R1 R2 पता चल जाए ना, तो we know that R3 is orthogonal to R1 and R2। तो ये जो राइट साइड पे आपके पास इक्वेशन है, ये क्यों ठीक है? व्हाई इज दिस इक्वेशन करेक्ट? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज थी रोटेशन मैट्रिक्स। अगर मैं कहता हूँ R इंटू R ट्रांसपोज R क्या होगा?
इसका मतलब ये है कि आर ट्रांसपोज का मतलब है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम। ये जो रो वेक्टर बना हुआ है ये बेसिकली कॉलम है आर की। तो एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप लेना किसी दूसरे वेक्टर से तो आंसर 0 आना चाहिए। किन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है? जो परपेंडिकुलर होते हैं। ऑर्थोगोनल होते हैं। इसका मतलब है ये तीनों कॉलम्स जो है ना आर मैट्रिक्स की, ये ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, तभी आर ट्रांसपोज आर आइडेंटिटी बनेगा। तो इन अदर वर्ड्स अगर तीनों ऑर्थोगोनल हैं तो अगर मेरे पास दो वेक्टर आ गए हैं R1 और R2 तो इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा ना तो मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा जो दोनों के ऑर्थोगोनल है। और यही कंडीशन है R3 पे। R3 का मतलब है तीसरी कॉलम जो हमने 0 की वजह से ड्रॉप कर दी थी। तो बुनियादी तौर पे हमने अब सिर्फ R1, R2 और D पता चलाना है, R3 हमारे पास आ जाएगा। सर तो 5 अननोन्स हो गए। क्या? सर अननोन्स मतलब अब 5 हो गए। हमें नहीं पता अननोन कितने अननोन। देखिए शायद R1 और R2 में वो तीनों एंगल इन्वॉल्व हैं जो आर मैट्रिक्स के लिए चाहिए होते हैं आपको। तो अब सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इन करंट रिप्रेजेंटेशन इफ वी फिगर आउट R1 एंड R2 वी विल बी एबल टू गेट R3। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं। तो हमने एक वर्ड तो कर लिया था ना। अब ये बस ये लास्ट चीज़ है जो हम लुक एट द टॉप लेफ्ट। यू एग्रीड ऑन द इक्वेशन ऑन द टॉप लेफ्ट। फिर हमने कहा कि ए हमें पता होता है तो हम ए इन्वर्स करके ले गए और हमारे पास G1, G2, G3 आ गया। अच्छा, in a simpler world R1 should have been equal to G1, R2 should be equal to G2 and D should be equal to G3. Had this been the case, we had solved the problem and given R1 and R2 you could have calculated R3. तो R1, R2, R3 आ गया, तीनों कॉलम्स आ गए रोटेशन मैट्रिक्स के, T आ गया आपके पास और ख़त्म हो गया काम। ये जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें लिखी हुई। Do you have any question on what is written on the left side? कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप you don't agree? Do you have any question? मतलब कोई डाउट है ये जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें बॉक्स के बाहर? सर पहले आप कह रहे थे कि बहुत मतलब R1 और R2 को G1 G2 पे डायरेक्टली आप नहीं कर सकते ना कोरिलेट। तो सर अब हम लोगों ने उसको इक्वल सपोज कर लिया है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। नहीं, वो तो मैं कह रहा था ना कि नहीं कर सकते। मैं ना कहता तो ये जो चीज़ लेफ्ट पे लिखी हुई है ये ठीक है। यस यस सर, फिर तो ठीक है। तो अब हम जो है ना we will do something which is inside the box और we will discuss it hopefully next time मंडे को हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। मे बी दिस इज द लास्ट थिंग वी डिस्कस। What is the official status of next week? Lectures are on or they are off? सर ऑन है आई बिलीव। अच्छा ठीक है, तो फिर हमारे पास टाइम है टू फिनिश दिस थिंग विच इज़ इनसाइड द बॉक्स। तो ये करने से ना हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी।
Okay, so I have updated your. We will discuss this thing next week.